हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्टार्टिंग कर रहे हैं एक नए सिरे से 2025 से, और नया साल हमारा चल रहा है, जनवरी का महीना है। तो क्यों ना उत्तराखंड को भी एक नए तरीके से शुरू की जाए। और इसमें हमारा जो पहला चैप्टर है वो उत्तराखंड राज्य प्रतीक चिन्ह से है। यहाँ पर ना सिर्फ मैंने एक रिसोर्स से आपके क्वेश्चंस को लिया हुआ है, बल्कि जहाँ से जो भी रिसोर्सेज हैं बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर कराने की कोशिश करूँगी। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो उत्तराखंड राज्य प्रतीक चिन्ह प्लस प्रशासनिक जो ढांचा है उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं हम। लेकिन उससे पहले कल है 19 जनवरी, और 19 जनवरी को आप में से जिसका भी एग्ज़ाम है उन सभी को ऑल द बेस्ट। और हो सके तो अगर आपका जो पेपर है वो पेपर देने के बाद आप लोग मुझे हमारा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दूँगी। आप वहाँ पे जो है टेलीग्राम में जाके आप पर्सनली मुझे जो है पेपर सेंड कर दीजिएगा अगर हो सके तो, ताकि मैं उसे सॉल्व करा सकूं। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने राज्य के प्रतीक चिन्हों से, जहां पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष उत्तराखंड शासन द्वारा प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया था। वो कौन सा वर्ष था जब हमारे उत्तराखंड, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताते हुए चलती हूँ। उत्तर प्रदेश के 13 हिमालय जिलों को काटकर हमारा राज्य बनाया गया था। कब? 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, 9 नवंबर 2000 उत्तराखंड का गठन होता है और भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य इसको बनाया जाता है। हिमालयी राज्यों में 11वां राज्य ये बनता है। देखिए, टोटल राज्यों में 27वां राज्य बनता है और हिमालयी राज्यों में इसका नंबर था 11वां। और एक तब इसका नाम क्या था? उत्तरांचल। इसको बेसिक से आगे की तरफ चलेंगे, उत्तरांचल नाम था। और 1 जनवरी 2007 से इसका नाम क्या कर दिया गया था? उत्तराखंड किया गया था। और गठन के बाद 2001 में प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य के लिए प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया था। तो अब आप मुझे बताइए कि किस वर्ष। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन, जल्दी से आंसर दीजिएगा, बी 2001 में। तो यहाँ पर डिक्लेयर हुआ कि हिमालयी राज्यों में से कब इसका गठन हुआ? 13 हिमालयी जिलों को काटकर एक नया राज्य गठित होता है। 9 नवंबर 2000 को भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य बनता है। हिमालयी राज्यों में 11वां राज्य बनता है। स्टार्टिंग में इसका नाम उत्तरांचल नाम से गठित हुआ था इसका, और 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड इसका नाम कर दिया जाता है। और गठन के बाद 2000 में गठन हुआ और उसके अगले साल 2001 में गठन के बाद प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य के लिए कुछ चिन्हों का यहाँ पे निर्धारण होता है। तो 2001 आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से उत्तराखंड राज्य का खेल क्या है? अब उत्तराखंड राज्य के खेल की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा जो राजकीय खेल है वो है ऑप्शन बी, फुटबॉल। फुटबॉल क्या है? हमारे उत्तराखंड का राजकीय खेल है। उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल है। इसे राज्य खेल किस वर्ष घोषित किया गया था? 11 अगस्त 2011 में। 11 अगस्त 2011, ठीक है ना। 2011 को क्या किया गया था? 21 लिखी जा रही है ना, 2011 11 अगस्त 11 अगस्त 2011 में राज्य खेल डिक्लेयर किया गया था। अभी मैं इंग्लिश के क्वेश्चंस भी आप लोगों को कराने की कोशिश करूंगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों का है कि निम्न में से, है ना, ये तो आपका आंसर हो जाएगा फुटबॉल। उत्तराखंड शासन द्वारा किस वर्ष फुटबॉल राज्य खेल घोषित किया गया? अब आप देखिएगा, डेट भी याद रखना है, 11 अगस्त 2011। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। निम्न में से उत्तराखंड की राज्य भाषा क्या है? आप सभी को पता है कि हमारे उत्तराखंड की 2 राज्य भाषाएं हैं। पहली राज्य भाषा हिंदी है, दूसरी राज्य भाषा, जब आप कहीं पर भी जाते हो दूसरी लैंग्वेज आपको क्या मिलती है? संस्कृत में लिखा हुआ मिलता है, तो संस्कृत है। और संस्कृत को दूसरी राज्य भाषा कब घोषित किया गया था? तो लिखिएगा 7 जनवरी 2010 में।
है ना। 7 जनवरी 2010 में राज्य की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया है संस्कृत को। अब यहाँ पर हम तो आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस वर्ष संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया था, कि किस वर्ष संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया था। सो करेक्ट आंसर 7 जनवरी 2010, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अब आता है हमारे उत्तराखंड का राज्य गीत। तो आप सभी को पता है भाई हमारे उत्तराखंड का राज्य गीत भी है। सो उत्तराखंड का राज्य गीत कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6। आंसर हो जाएगा यहाँ पर, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ पर आपका क्वेश्चन। अब हमारा जो उत्तराखंड राज्य गीत है, इससे राज्य गीत जो है कब लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये उत्तराखंड का राज्य गीत 6 फरवरी 2016 को हेमंत सिंह बिष्ट जी के द्वारा लिखा गया है। अच्छा, ये राज्य गीत चयन समिति की एक समिति भी बनाई गई थी राज्य गीत को चयन करने के लिए। उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो उस समिति के अध्यक्ष थे लक्ष्मण सिंह बटोही। कौन थे, लक्ष्मण सिंह बटोही। देखिएगा टाइम बेशक लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन चीज़ों को मेरा हमेशा, क्योंकि जब वो ABC वाला सिस्टम कराते हैं ना तो मेरे को पसंद नहीं है, और वहाँ पे कहीं ना कहीं फिर गड़बड़ होता है, इसीलिए मैं हमेशा ऐसे ही कराती हूँ। फिर अगला है कि यहाँ पर, अच्छा, राज्य गीत में आवाज़ किसने दी थी। राज्य गीत तो लिख दिया है हेमंत सिंह जी ने 6 फरवरी 2016 को। अब पहले इसका चयन हुआ, फिर पहले उसे लिखा, फिर उसका चयन हुआ। अब इसमें आवाज़ किसने दी थी, तो नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला जी ने अपनी आवाज़ दी है इसमें। चलो क्वेश्चन देख लो यहाँ पर, उत्तराखंड राज्य गीत किनके द्वारा लिखा गया है। हमारा उत्तराखंड का जो राज्य गीत है किसके द्वारा लिखा गया है, फटाफट आंसर दो। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन बी, हेमंत बिष्ट। राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन है, लक्ष्मण सिंह बटोही, ऑप्शन ए सही होगा। उत्तराखंड राज्य गीत को कब मान्यता दी गई थी, कब मान्यता दी गई थी, तो इसको मान्यता मिली थी 6 फरवरी 2016 को। लिखा किसने, हेमंत सिंह बिष्ट ने। 6 फरवरी 2016 से राज्य गीत डिक्लेयर किया गया। लक्ष्मण सिंह बटोही इसकी जो चयन समिति थी उसके अध्यक्ष थे। आवाज़ नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला जी ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य गीत में किसने अपनी आवाज़ दी थी या दी है, तो इसमें जिसने आवाज़ दी है वो है नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। निम्न में हेमंत बिष्ट जी किस कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं। अब वो गीत लिखते हैं, है ना, उन्होंने गीत लिखा है, तो किससे संबंध होगा, संगीत से? जी नहीं, वो संगीतकार नहीं थे। मोस्ट ऑफ दी संगीत लगा देंगे, शिक्षक, ऑप्शन ए। निम्न में राज्य गीत की अवधि कितने मिनट की है। जैसे हमारे राष्ट्र का जनगण मन है, राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, उनका टाइम है, ऐसे ही हमारी उत्तराखंड राज्य गीत की अवधि भी है, और इसकी जो अवधि है वो कौन सी हो जाएगी इनमें से, जल्दी से बताइएगा कितने मिनट। आपको मैंने पहले बताया भी कितने मिनट की अवधि है, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। सो ध्यान रखिएगा इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि उसकी जो गाने की अवधि है वो है 9 मिनट। कितनी है भाई, 9 मिनट है, आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किन चिन्हों का प्रयोग शासकीय कार्यों में किया जाता है। अब यहाँ पर बात हो रही है किन चिन्हों का प्रयोग शासकीय कार्यों में करते हैं, तो हम पढ़ क्या रहे हैं, उन्हीं का प्रयोग करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य चिन्हों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकीय चिन्ह में कितनी पर्वत चोटियाँ दिखाई गई हैं। हमारा जो राजकीय चिन्ह है, ठीक है ना, ये जो राजकीय चिन्ह है इसे शासकीय कार्यों के लिए तो स्वीकार किया था उत्तराखंड के। भौगोलिक स्वरूप की झलक इसमें देखने को मिलती है आपको। इस चिन्ह में एक गोलाकार मुद्रा में 3 क्या है, पर्वत चोटियाँ, 3 क्या है, पर्वत चोटियों को दिखाए, ठीक है, या राजकीय चिन्ह के हीरे के आकार का है, ठीक है, गोल भी नहीं बोल सकते हमें, हीरे के आकार या समचतुर्भुज जैसा आपको दिखता है।
है ना, जिसमें 3 पर्वत चोटियां दिखाई गई हैं, जिसमें बीच वाली सबसे ऊंची चोटी पर लाल पृष्ठ में अशोक की लाट अंकित है। अशोक की लाट के नीचे संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, और ये जो सत्यमेव जयते है ये हमने लिया है कहाँ से, मुंडकोपनिषद से। राज्य चिन्ह के बीच वाले भाग में श्वेत पृष्ठ पर 4 जल धाराओं को नीले रंग में दिखाया गया, और ये जल धाराएं गंगा, यमुना, राम गंगा और काली नदी को दर्शाती हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि जो गंगा समेत के 4 नदियाँ हैं, यहाँ पर जलधाराएं गंगा, यमुना, राम गंगा और काली नदियाँ, ये भी याद रखना है कि कौन सी नदी नहीं है। जो पृष्ठ का लाल रंग होता है वो शहीद राज्य आंदोलनकारियों के रक्त का प्रतीक चिन्ह है, और जो सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि है वो शांति प्रिय प्रवृत्ति वाले, क्योंकि उत्तराखंड के जो वासी हैं वो तो शांति प्रिय हैं, है ना, तो वो उसको दिखाता है। और राज्य चिन्ह के सबसे नीचे नीले रंग में उत्तराखंड राज्य अंकित है, और ये प्रतीक चिन्ह उत्तराखंड शासन के जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं, दस्तावेज होते हैं, उसमें प्रयोग होता है। उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह पुस्तक भी लिखी गई है, और उस पुस्तक के लेखक कौन है, जगमोहन रौतेला जी। कौन है, जगमोहन रौतेला जी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। गंगा की कितनी लहरों को दर्शाया गया है, 4, कितनी पर्वत चोटियों को दर्शाया गया है, 3 पर्वत चोटियों को दिखाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि राजकीय, तो यहाँ पर क्या बोला गया कि राजकीय चिन्ह में कितनी पर्वत चोटियाँ दिखाई गई हैं, 3 पर्वत चोटी हैं। किस चोटी में अशोक की ललाट या लाट अंकित है, मैंने अभी बताया है किस चोटी में है अशोक की लाट, सबसे बीच वाली सबसे ऊंची चोटी पर लाल पृष्ठ में, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। राजकीय चिन्ह में पर्वत चोटियों के नीचे गंगा की कितनी लहरों को दर्शाया गया है, सो गंगा की कितनी लहरों को दर्शाया गया है, क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन डी। यहाँ पे 5, 6, 8, तो भाई 4 लहरें दिखाई गई हैं, है ना, गंगा की, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है राजकीय चिन्ह किस रूप में है, तो हमारा जो राजकीय चिन्ह है वो हीरे के आकार, या फिर हम इसी को बोलते हैं समचतुर्भुज। क्या है, समचतुर्भुज, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, जीएस का क्वेश्चन है, और ये लिया है मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है हिमालय का मस्क डियर किसे कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगास्टर है, और ये 3600 मीटर से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। 4 प्रजाति उत्तराखंड राज्य में इसकी देखने को मिलती हैं, और आंसर हो जाएगा कस्तूरी मृग। और जो कस्तूरी मृग है ये किस परिवार का सदस्य है, तो ये है अंगुलोटाकुल। ठीक है, अंगुलोटाकुल, व कुल कौन सा, अंगुलोटा, और मोसीडे परिवार का सदस्य है। कस्तूरी मृग बहुत ज़्यादा आपको कहाँ पे, केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में देखने को मिलते हैं। उत्तराखंड के अलावा ये आपको हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और कश्मीर में भी देखने को मिलेंगे। और क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, अगर हमारा राजकीय पशु की हम बात कर रहे हैं तो राजकीय पशु हमारा क्या हो जाएगा, कस्तूरी मृग, आपने ध्यान रखना है ना। कस्तूरी मृग क्या है, राजकीय हमारा पशु है। अब इसके बारे में, ये इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग भूरा और उसमें काले पीले रंग के धब्बे मिलते हैं। जो कस्तूरी मृग होता है उसके पैर में 4 क्या होते हैं, 4 खुर, और इसके 2 बाहर निकले नुकीले दांत होते हैं, और इस मृग की जो ऊंचाई होती है वो लगभग 20 इंच होती है। कितनी होती है, 20 इंच होती है ना। और इसके अलावा कस्तूरी मृग के क्या सींग होते हैं, सींग नहीं होते हैं। इसमें आत्मरक्षा के लिए जो 2 नुकीले दांत है ना, वही उसकी मतलब अपनी आत्मरक्षा में वो यूज़ करता है।
कस्तूरी मृग के पीछे के पांव आगे के पांव की अपेक्षा क्या होते हैं, लंबे होते हैं। और दूसरी बात, इनकी एक और खासियत है कि ये कभी भी अपना निवास स्थान नहीं छोड़ते हैं। जुगाली करने वाला मृग भी कहा जाता है क्योंकि ये जुगाली करता है। इनकी जो सूंघने की शक्ति होती है वो बहुत तेज होती है और इनकी जो औसत आयु है वो कितनी है, 20 वर्ष है। मादा कस्तूरी मृग की अब देखो, गर्भ धारण अवधि मादा कस्तूरी मृग की कितने माह होती है, 6 माह। कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन पूछा जा सकता है। केदारपाती क्या है, इसका मुख्य भोजन है। कस्तूरी जो होती है, जो कस्तूरी बोलते हैं ना कि कस्तूरी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, दवाई का काम करती है ना। तो दमा, मिर्गी जो हृदय से रिलेटेड डिजीज़ होती हैं उसमें दवाई में यूज़ की जाती है और एक प्राकृतिक रसायन है। और रासायनिक रूप से इसे कस्तूरी मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनॉल कहते हैं। ठीक है, अब देखो मैं क्या बता रही थी, मैं आपको ये बता रही थी जो कस्तूरी है वो नर मृग के गुदा में, मतलब ये जो आपको कस्तूरी मिलती है वो मादा कस्तूरी से मादा मृग से मिलती है या फिर आपको नर मृग के गुदा में स्थित ग्रंथि से मिलती है। यानी कि केवल और केवल नर मृग में ही कस्तूरी मिलती है। एक मृग से कस्तूरी 3-3 साल के अंतराल में 30 से 45 ग्राम तक ही प्राप्त की जा सकती। कस्तूरी जो 3 प्रकार की होती है, एक है नेपाल की कस्तूरी जिसे कपिल कहते हैं, क्या, कपिल। कश्मीर की कस्तूरी जिसे पिंगल कहते हैं और सिक्किम की कस्तूरी जिसे कृष्ण कहते हैं। अब कस्तूरी, हमारा कस्तूरी मृग क्या है, हमारा उत्तराखंड का राजकीय पशु है। तो इसके लिए 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी। और केदारनाथ का है रुद्रप्रयाग में, है ना। तो इस तरीके से मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान स्टैब्लिश हुआ 1977 में, कहाँ, बागेश्वर में। सबसे ज़्यादा मात्रा में कस्तूरी मृग अशकोट वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि हमारा पिथौरागढ़ में है वहाँ पर, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। चमोली में कांचुला खर्क 1982 में कस्तूरी मृग प्रजनन और संरक्षण केंद्र की स्थापना हुई है। और राज्य में वन्यजीव गणना 2005 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 279 कस्तूरी मृग आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई हैं। 1900 तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। 1972 में चमोली में है भाई केदारनाथ वन्यजीव जो विभाग है या प्रभाग है, आपने चमोली ध्यान रखना है। 75.20 वर्ग किलोमीटर में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई है। ठीक है, और 1977 में मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। 1986 में पिथौरागढ़ में अस्कोट अभ्यारण्य की स्थापना की गई है। 1982 में कांचुला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन और संरक्षण केंद्र स्टैब्लिश हुआ है। और 2008 के अकॉर्डिंग कस्तूरी मृगों की राज्य में संख्या थी कितनी, 279 2005 में, अब घटकर हो चुकी है 276। तो ये कुछ पॉइंट हैं, इनको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। दूसरा जो कस्तूरी होती है ये किस में यूज़ की जाती है, जैसे निमोनिया है, हृदय रोग है, टाइफाइड, मिर्गी, एक होती है बांका यूरिस एक रोग होता है, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है ना। तो आप एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ केदारनाथ वन्यजीव विहार किस राज्य में आता है। यहाँ पर अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है हमारा, चमोली में। नेक्स्ट आता है राज्य पशु हमारा क्या है, कस्तूरी मृग, और इसका वैज्ञानिक नाम आपको बताना है। और वैज्ञानिक नाम अभी मैंने बताया है, मास्कस काइसोगास्टर। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, 4। निम्न में से कस्तूरी मृग किस परिवार का सदस्य है, तो अंगुलोटा कुल और मोसिरे दोनों ही यहाँ पर आंसर होगा सी। राज्य के जंगलों में कस्तूरी मृग कितने मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं,
ये आपको 3600 से 4400 मीटर की हाइट पर आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शन बी। किस स्थान में कस्तूरी मृग बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं? किस स्थान में कस्तूरी मृग बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलते हैं? तो ये सभी जगह आपको देखने को मिलते हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के अलावा किन राज्यों में कस्तूरी मृग पाया जाता है? तो यहाँ पर अगर बात करते हैं, हिमाचल, सिक्किम और कश्मीर, इन सभी जगह आपको देखने को मिलता है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन केदार पाती है। जी बिल्कुल सही है। कस्तूरी मृग की सूंघने की शक्ति न्यूनतम होती है, बहुत तेज होती है भाई, तो न्यूनतम तो नहीं होगी। कस्तूरी मृग के पैर में 4 खुर होते हैं। सही है। मृग की औसत आयु लगभग 20 वर्ष होती है। ए, सी, डी सही है। बी यहाँ पर गलत है, न्यूनतम नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा तीव्र यानी कि सर्वाधिक होती है, अधिकतम होती है। मादा कस्तूरी मृग की गर्भधारण अवधि होती है कितने माह? आंसर हो जाएगा 6। कस्तूरी मृग अपनी आत्मरक्षा के लिए किसका उपयोग करता है? हमारा जो कस्तूरी मृग है, हमारी राज्य का राज्य पशु है, इसकी जो आत्मरक्षा, इसके 2 नुकीले दांत होते हैं, वही दांत इसके क्या करते हैं? आत्मरक्षा के लिए अपना प्रयोग करता है। नीचे दिए गए कथनों में से असंगत कथन को चुनना है। कस्तूरी मृग अपना निवास स्थान छोड़ता है। मैंने कहा कि ये अपना निवास स्थान नहीं छोड़ता है, तो यहाँ पर यही गलत है। बाकी कस्तूरी मृग को जुगाली करने वाला मृग कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं। मृग का रंग भूरा और इसमें काले पीले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। बिल्कुल पाए जाते हैं। दोनों सही हैं, ए गलत है। किस मृग से कस्तूरी रसायन प्राप्त होता है? और जिसका नाम है कस्तूरी मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनॉल। सो 30 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, कस्तूरी, क्योंकि कस्तूरी नर मृग से मिलती है, उसी से प्राप्त होती है। जहाँ पर जो हमारी नेपाल की कस्तूरी है उसे कपिल, कश्मीर की कस्तूरी पिंगल, सिक्किम की को कृष्ण कहते हैं। एक बार में मृग से कितनी कस्तूरी प्राप्त होती है? 3 वर्ष के अंतराल में या साल के अंतराल में 30 से 45 ग्राम। ऑप्शन सी। किन रोगों की औषधि के रूप में कस्तूरी का प्रयोग होता है या किया जाता है? देखो, दमा, निमोनिया, मिर्गी व बांका यूरिस, हृदय रिलेटेड जो डिजीज होती है उन सभी में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कस्तूरी कितने प्रकार की होती है? अब जो कस्तूरी है ये कितने प्रकार की होती है? तो जल्दी से आंसर दो भाई। कस्तूरी होती है 3 प्रकार की। कितनी होती है? 3। कौन सी? नेपाल की कस्तूरी कपिल, कश्मीर की कस्तूरी पिंगल, सिक्किम की कस्तूरी कृष्ण। सुमेलित कीजिए। नेपाल की कस्तूरी को क्या कहेंगे? आप बताओ जल्दी से। नेपाल की कस्तूरी है कपिल और सिक्किम की कस्तूरी क्या है? सिक्किम की है कृष्ण और कश्मीर की है पिंगल। तो 3, 2, 1 ऑप्शन हो जाएगा ए। रासायनिक रूप में कस्तूरी क्या है? रसायन नाम क्या है इसका? रासायनिक नाम क्या है? मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनॉल। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्तूरी मृग संरक्षण हेतु कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब की गई थी? अब कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1972 में ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। केदारनाथ वन्य जीव विहार के अंतर्गत जो है, जो कि आपका चमोली है, चमोली में वहाँ पर स्टैब्लिश हुआ था। सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला अशकोट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? अशकोट की बात करते हैं। अशकोट वन्यजीव आपका 1986 में गठन हुआ था और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। कांचुला खर्क कहाँ है? चमोली में। इसमें कस्तूरी मृग किसके लिए है? ये कस्तूरी मृग प्रजनन और संरक्षण केंद्र है। इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1982। निम्न में से किस वर्ष मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना की गई है? तो इसका मैंने आपको बताया था, जो मेहरुड़ी वाला है
ये आपका गठित हुआ था कब? 1977 में। कब? 1977 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, महरूड़ी 1977। और ये कहाँ पर है? बागेश्वर में है। किस राज्य में ब्रह्म कमल को दूधा फूल कहा जाता है? अब भाई बात आ गई है हमारे उत्तराखंड के राज्य पुष्प की। उत्तराखंड का राज्य गीत क्या है? राज्य गीत उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन। राजकीय पशु क्या है? कस्तूरी मृग। राजकीय खेल क्या है? फुटबॉल। राज्य की प्रथम भाषा हिंदी, दूसरी है संस्कृत, है ना। अब यहाँ पर उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है? ब्रह्म कमल है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर, आइए देखते हैं। चलो भाई, अब पहले आप ब्रह्म कमल के बारे में यानी कि राजकीय पुष्प के बारे में जानिएगा। राजकीय पुष्प 4800 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई में आपको ब्रह्म कमल देखने को मिलता है। किस कुल का पौधा है? एस्टेरेसी कुल का पौधा, एस्टेरेसी कुल का पौधा है। वैज्ञानिक नाम इसका सोसूरिया क्या है? सोसूरिया अब बेलेटा इसका क्या है वैज्ञानिक नाम। स्थानीय भाषा में इसको क्या कहते हैं? कौल पद्म कहा जाता है। हिमाचल में इसे दूधा फूल कहते हैं। कश्मीर में इसे गलगल कहा जाता है भाई, ठीक है। ब्रह्म कमल की कुछ प्रजातियां हैं, जैसे फेन कमल व कस्तूरा कमल भी मिलते हैं, ठीक है। महाभारत के वन पर्व में ब्रह्म कमल को क्या कहा गया? सौगंधित पुष्प कहा गया है। नेपाल में ब्रह्म कमल को टोप गोला कहते हैं। नेपाल में क्या कहते हैं? टोप गोला। अब यहाँ पर हमारे उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियाँ आपको देखने को मिलती हैं और पूरे विश्व में इसकी 210 प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। सोसूरिया सिमेसोनिया, सोसूरिया ग्रासोफिफेरा, कस्तूरा कमल उत्तराखंड में पाई जाने वाली इसकी कुछ प्रजातियां हैं, ठीक है। और कस्तूरा कमल और फेन कमल, ब्रह्म कमल, इसके पुष्प बैगनी रंग के भी होते हैं, बैगनी रंग के, ठीक है, बैगनी रंग के भी होते हैं। अब और क्या चीज़ें हैं कि हमारे राज्य के अंदर कहाँ पर आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं? फूलों की घाटी, केदारनाथ, और हमारा जो शिवलिंग बेश है वहाँ, और पिंडारी ग्लेशियर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और केदारनाथ में जो हमारा भगवान शिव जी हमारे मंदिर हैं, वहाँ पर प्रसाद के रूप में जो है इन्हीं भगवान को अर्पित करने के बाद विशेष प्रसाद के रूप में ये बांटा जाता है। अब और क्या चीज़ है? ब्रह्म कमल नंदा का प्रिय पुष्प भी है, नंदा माँ नंदा का, ठीक है। और नंदाष्टमी को तोड़े जाने का इसका महत्व है। ब्रह्म कमल को हिमालयी पुष्पों का क्या कहा जाता है? सम्राट भी कहते हैं। चलो जल्दी से आंसर दो जितने हमने पढ़े हैं। आपसे पूछा कि इस राज्य में ब्रह्म कमल को दूधा फूल कहा जाता है। दूधा फूल हिमाचल में। किस पुष्प को हिमालयी पुष्पों का सम्राट कहा जाता है? ऑप्शन डी, ब्रह्म कमल। उत्तराखंड राज्य पुष्प ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोसूरिया अब बेल्टा है। और इसके अन्य प्रजाति जैसे कि जिसमें सोसूरिया लप्पा, सोसूरिया सिमेसोनिया और सोसूरिया ग्रामी निफोलिया ये हो गए, और सोसूरिया ग्रासोफिफेरा जैसे कस्तूरा कमल भी कहते हैं। तो ये कुछ अन्य यहाँ पर प्रजातियाँ इसकी, वैसे टोटल 24 हैं, कुछ के मैंने आपको नाम बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, नेपाल में ब्रह्म कमल को क्या कहा जाता है? अब नेपाल में इसको कहा जाता है टोपा गोला। राज्य के हिमालय क्षेत्रों में ब्रह्म कमल कितने मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है? 4800 से 6000 मीटर। पूरे विश्व में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 210 और उत्तराखंड में 24। राज्य में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां मिलती हैं? उत्तराखंड में 24। महाभारत के किस पर्व में ब्रह्म कमल को सौगंधित पुष्प कहा गया है? तो महाभारत की वन पर्व में, किसमें? वन पर्व में इसको क्या कहा गया है? राजकीय
सौगंधित पुष्प कहा गया। क्या कहा गया? सौगंधित पुष्प से कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु क्या है? राज्य पशु आपने अभी पढ़ा है, राज्य पशु है हमारा कस्तूरी मृग। उत्तराखंड का राज्य पुष्प आपसे पूछा है, तो उत्तराखंड का राज्य पुष्प आ जाता है ब्रह्म कमल। उत्तराखंड प्रतीक चिन्ह नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अभी आपको बताया था, जगमोहन रौतेला जी हैं। कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन होता है क्या? जल्दी बताओ। देखो भाई, अब कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन क्या है? ऑप्शन हो जाएगा बी, केदार पाती। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखो, संस्कृत को हमने राज्य की दूसरी भाषा कब घोषित किया था? 7 जनवरी 2010, तो ये तो सही है। फुटबॉल को हमने कब राज्य खेल घोषित किया? 11 अगस्त 2011, ये भी सही है। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड का क्या राजकीय तितली। तो राजकीय तितली क्या है? हमारी कॉमन पिकॉक, जिसे 7 नवंबर 2016 को राज्य तितली घोषित किया। कॉमन पिकॉक या लोग मोर भी इसको कहते हैं। पहले इसके बारे में जान लो, फिर क्वेश्चन करते रहेंगे, है ना। तो हमारे राज्य की राज्य तितली क्या है? कॉमन पिकॉक या फिर लोग मोर भी इसको कहते हैं। 7 नवंबर 2016 को इसे राज्य तितली घोषित किया। ये हिमालयी क्षेत्रों में 7000 फीट की ऊंचाई में आपको देखने को मिलती है। वैज्ञानिक नाम है इसका पैपिलियो बाइनर। क्या है? पैपिलियो बाइनर है। 1996 में इसको लिम्का बुक ने कॉमन पिकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली की खिताब दिया, और इसका जो जीवन काल होता है मात्र 30 से 35 दिन का। कॉमन पिकॉक किसके पेड़ पर अंडे देती है? टिमरू के पेड़ पर, और उसी की पत्तियां भी खाती हैं। 2016 में देहरादून में जो है लच्छीवाला यहाँ का जो है, वहाँ पर बटरफ्लाई पार्क भी खोला गया। ठीक, तो ये तो हो गया कॉमन पिकॉक। अब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। गलत कौन सा है? ढोल। देखो भाई, हमारे उत्तराखंड का जो राज्य वाद्य यंत्र है वो है ढोल। अब इसे ढोल जो है किस कमेटी की सिफारिश पर, किस समिति की सिफारिश पर जो है मुख्यमंत्री उस समय थे हरीश रावत जी, इन्होंने राजकीय वाद्य यंत्र घोषित किया है। भंडारी कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने 2015, ठीक है, यहाँ पर 2015 होना चाहिए था, इसको राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया। और आप सभी जानते हैं कि जो ढोल है एक प्राचीन वाद्य यंत्र है, जिसे तांबे और पीतल साथ में चांदी धातु पर बकरी की खाल लगाकर बनाया जाता है। जितने भी मंगल काम शुभ कार्य होते हैं वहाँ पर इसका यूज़ होता है, तो मंगल वाद्य के नाम से भी इसको जानते हैं। ढोल से नौबत या निमती पूछा जाता है। नौबत या निमती, रहमानी, बड़े, ठीक है ना, बड़े, ये कुछ तालें बजाई जाती हैं। नौबत जो होती है ना, ये ओज जाति के लोग 22 पड़ताल बजाते हैं। नौबत प्रातःकाल में ओज जाति के लोग 22 पड़ताल बजाते हैं। नौबत बहुत प्राचीन ताल है, जिसे रात्रि के अंतिम पहर में मंगल उत्सव में बजाया जाता था। पर्वतीय क्षेत्र में जब बारात पहाड़ी मार्गों से जाती है तब रहमानी ताल बजाई जाती है। प्रत्येक शुभ कार्य को प्रारंभ करते समय यहाँ पर बड़े तैल जो ताल होती है उसकी प्रस्तुति देते हैं। उत्तराखंड राज्य में ढोल सागर के ज्ञाता कौन है? उत्तम दास। कौन है? उत्तम दास जो हैं वो राज्य में ढोल सागर के ज्ञाता हैं। ढोल दमाऊ ये साथ साथ बजाए जाते हैं। ढोल सागर पुस्तक में ढोल से संबंधित संगीत विद्या का वर्णन है, जिसकी मूल शब्दावली किसमें है? संस्कृत में है। ढोल सागर में ढोल वादन की 4 शैली है। पहली अमृत, फिर है सिंधु, राजी और महयानी। किसी देवता के रौद्र रूप को अभिव्यक्त करने के लिए ध्युएल, कौन सी है भाई?
धुयल या धुयाल ताल बजाई जाती है, जैसे कि नरसिंह भगवान की उपासना और काली माँ के रौद्र रूप की अभिव्यक्ति। और जो आइन ए अकबरी है वहाँ पर ढोल वाद्य यंत्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। राज्य वाद्य यंत्र ढोल बनाने के लिए किस समिति का गठन हुआ था? तो राज्य वाद्य यंत्र किससे बनाया जाए, ढोल को या किसी अन्य वाद्य यंत्र को, तो उसके लिए एक समिति गठित हुई थी भंडारी, और उसी समिति की सिफारिश पर मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने 2016 में से राज्य का राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया था। निम्न में से ब्रह्मकमल का स्थानीय नाम क्या है? ब्रह्मकमल का स्थानीय नाम होता है कोलपद्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मकमल की प्रजाति है। ब्रह्मकमल की प्रजाति एक तो कस्तूरा कमल, दूसरी है फेन कमल, दोनों ही हैं, इसलिए ऑप्शन सी। निम्न में से किन स्थानों में ब्रह्मकमल पाए जाते हैं? देखो, केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिंडारी हिमनद, इन सभी जगह आपको मिलेंगे ऑप्शन डी। फेन कमल का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा है। सो फेन कमल जो होता है इसका वैज्ञानिक नाम है सोशुरिया ग्रामिनिफोलिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 का सी, वर्ष में कितनी बार ब्रह्मकमल पुष्प खिलता है? ये जो है एक बार। ब्रह्मकमल पौधे की ऊंचाई कितने सेंटीमीटर होती है? अब इस पौधे की जो ऊंचाई होती है वो 70 से 80 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। दूसरा, इसमें जो फूल हैं वो जुलाई से सितंबर तक मात्र 3 माह तक फूल खिलते हैं। बैगनी रंग का इसका पुष्प टहनियों में नहीं बल्कि पीले पत्तियों से निकले कमल पात में पुष्प गुच्छ के रूप में खिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, ब्रह्मकमल के फूल खिलने का समय निम्न में से है। अब यहाँ पे इन्होंने नोट भी दे रखा है कि ब्रह्मकमल पौधे की जड़ों को पीसकर हड्डी उपचार में यूज होता है। अब इसका समय बताया है मैंने अभी, कौन सा है? ऑप्शन ए जुलाई से सितंबर, 3 माह। बुरा, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या है? उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष। राज्य वृक्ष है भाई हमारा बुरांस। कौन सा है? बुरांस, जो कि 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाला एक सदाबहार वृक्ष है, पूछा जाता है। वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। एरिकेसी कुल का वृक्ष है। हिमाचल प्रदेश में इसको बुरांसो कहते हैं और कन्नड़ में इस बुरांस को बिली कहा जाता है। क्या कहते हैं? बिली। और बुरांस नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है। हमारे उत्तराखंड का तो राज्य वृक्ष है लेकिन वहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है, जहाँ बुरांस को गुरांस कहा जाता है। क्या कहते हैं? नेपाल के इसे गुरांस कहते हैं। बुरांस हिमाचल और नागालैंड में का क्या है? राजकीय पुष्प है। बुरांस वृक्ष में जो है ये इसके ना फूलों का रंग चटक लाल होता है। सफ़ेद रंग के बुरांस 11,000 फीट की ऊंचाई पर मिलते हैं। अब फरवरी और अप्रैल में आपको ये इनका खिलने का समय होता है, अप्रैल तक। बुरांस के पुष्प में क्या होता है? मिथेनॉल। क्या होता है भाई? मिथेनॉल होता है, जो डायबिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। बुरांस वृक्ष को वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित वृक्ष भी घोषित किया गया है। अब आंसर दीजिएगा। ब्रह्मकमल के फूल का खिलने का तो आपने आंसर दे दिया था, कब? जुलाई से सितंबर, ऑप्शन हो जाएगा ए इसका। अच्छा, ब्रह्मकमल के पौधों की जड़ों को पीसकर किसके उपचार में प्रयोग किया जाता है? हड्डी के उपचार में। बुरांस का वानस्पतिक नाम क्या है? बुरांस का वानस्पतिक नाम, ऑप्शन सी रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। बुरांस वृक्ष कितने मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं? 62 का ऑप्शन ए 1500 से 4000 मीटर की हाइट पर आपको देखने को मिलते हैं। निम्न में से बुरांस किस कुल का वृक्ष है? बुरांस जो होता है ये एरिकेसी, ठीक है ना, एरिकेसी। वैसे तो ये एरिकेसी होता है, इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन इसका भी वही मतलब है, ठीक है, एरिकेसी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हिमाचल में बुरांस को क्या कहते हैं? क्योंकि ये हिमाचल और नागालैंड का राजकीय वृक्ष पुष्प है, पुष्प हमारे यहाँ का राजकीय वृक्ष है,
नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है हिमाचल और नागालैंड का राज्य पुष्प है। क्या कहा जाता है हिमाचल में इसको? हिमाचल में इसको कहा जाता है बुरांस। भारत में बुरांस की कितनी प्रजाति पाई जाती हैं? भारत में 87 प्रजाति आपको देखने को मिलेंगी। ऑप्शन ए। निम्न में से उत्तराखंड का राज्य वृक्ष कौन सा है? राजकीय वृक्ष ही हम पढ़ रहे हैं और राजकीय वृक्ष है बुरांस। कितने फुट की ऊंचाई पर सफ़ेद रंग के बुरांस पाए जाते हैं? तो जो सफ़ेद रंग का बुरांस होता है ये कितने फीट की ऊंचाई पर आपको देखने को मिलेगा? जल्दी से कमेंट कर दो भाई। सो देखो भाई, ये जो सफ़ेद रंग का होता है इसका आंसर हो जाएगा बी 11,000। क्या है? 11,000। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से बुरांस वृक्ष की औसत ऊंचाई कितनी है? बताओ। सो करेक्ट आंसर 68 का ऑप्शन ए 20 से 25 फीट। क्या हो जाती है? 20 से 25 फीट। नेक्स्ट है, निम्न में से बुरांस के फूल खिलने की अवधि होती है। बुरांस के फूल के खिलने की अवधि वैसे जो बुरांस का फूल है ना, मकर संक्रांति के बाद गर्मी बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे खिलना शुरू होता है और बैसाखी तक पूरा खिलता है। उसके बाद गर्मी के बढ़ जाने के कारण इसके फूल सूख कर गिरने लगते हैं और इसका जो जूस होता है, अब तो बहुत ज़्यादा जूस भी बनाने लग गए हैं, लेकिन घर का बना हुआ बड़ा अच्छा होता है। तो वो हृदय जो हमारा हार्ट डिजीज़ है उसके लिए बहुत ज़्यादा जो होता है यूज़फुल होता है। तो यहाँ पर अवधि क्या है इसकी? 69। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फरवरी से अप्रैल, आपको अभी बताया था। और ये एक पर्वतीय पौधा है, ये मैदान में नहीं उगाया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर दिए गए कथनों में से कौन सा सही कथन है वो आपने बताना है। देखो, बुरांस का जूस हृदय रोग के लिए लाभकारी है, बिल्कुल सही। बुरांस वृक्ष को वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित किया गया था, बिल्कुल सही है। लेकिन इसके बाद भी ये संरक्षित नहीं है, बहुत ज़्यादा काटे जा रहे हैं, है ना। कन्नड़ में बुरांस को बिली कहा जाता है, भाई ये भी सही है। सारे के सारे क्या हैं? सही है। तो ये तो हो गया है बुरांस के बारे में, आपने मोस्ट ऑफ दी चीज़ें कवर कर ली हैं। ठीक है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और इससे बाहर मुझे नहीं लगता कुछ आएगा। हिमालय का मयूर किस पक्षी को कहा जाता है? देखो भाई, आपने वृक्ष पढ़ा है, पशु पढ़ा है ना। आपने जो है तितली पढ़ ली है, राज्यवादी यंत्र पढ़ लिया, खेल पढ़ लिया, भाषा पढ़ ली है, राज के चिन्ह पढ़ लिए हैं, सब कुछ पढ़ लिया, राज के पुष्प पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं राजकीय पक्षी की। उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है मोनाल। क्या है भाई? मोनाल है। और राज्य गठन के बाद मोनाल को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया है ना, जिसे हिमालय का मयूर कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब हमारा जो मोनाल है ये नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है ना। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोनाल है। और आपको पता होगा मौली, अभी जो है मोनाल मौली हमारे यहाँ पे 38वें खेल होने वाले हैं, वहाँ पर जो इसका वो बना हुआ है शुभंकर, वो मौली है, यानी कि मोनाल। अब देखो, मोनाल पक्षी का वैज्ञानिक नाम पूछा है। मैंने बोला नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी मोनाल है, उत्तराखंड का राजकीय पक्षी मोनाल है, वहाँ का राष्ट्रीय पक्षी यहाँ का राज्य पक्षी है। अब इसका वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पीजेनस है। क्या है? लोफोफोरस इम्पीजेनस इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है। अब ये जो हैं आपको देखने को मिलते हैं, इन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मनियाल या मुनाल कहते हैं। मम्मी लोगों के मुंह से सुना होगा ये मुनाल 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 करके, मैंने तो सुना है, इसीलिए मनियाल या मुनियाल। और ये जो पक्षी हैं 2500 से लेकर के 5000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आपको देखने को मिलते हैं। किस परिवार का पक्षी है ये? फासियानिडे। कौन सा? फासियानिडे कुल का पौधा, मतलब पक्षी है। ठीक है ना, परिवार का पक्षी है। और मोनाल की 4 अन्य प्रजातियां इपेलस, स्केलेट्री, ल्यूरी और ल्यूफोफोरस एनस, ये भी यहाँ पे मिलते हैं। कश्मीर में मोनाल को सोनाल कहते हैं।
हिमाचल में इसे नीले गुरु कहा जाता है और सिक्किम में चामदोंग कहते हैं। मोनाल के लिए भूटान में जो है बुप और नेपाल में डंगन कहा जाता है। असम, कश्मीर, हिमाचल, नेपाल, ये सभी जगह आपको राज्य यहाँ पे आपको मोनाल देखने को मिलता है। जो मोनाल होता है ना, ये कभी घोंसला नहीं बनाता है, बल्कि ये चट्टान या पेड़ के छेद में अंडे देते हैं। नर मोनाल के सिर पर मोर की भांति क्या होती है? कलगी होती है। क्या होती है? कलगी। मोनाल पक्षी में प्रजनन क्रिया वर्ष में 2 बार होती है। आलू मोनाल का प्रिय भोजन है। हिमालय पक्षियों का सिरमौर कहे जाने वाले मोनाल को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित किया गया है। ठीक है। सबसे ज़्यादा मोनाल केदार घाटी में, और राज्य के वन्यजीव संरक्षण बोर्ड के द्वारा पहली बार 2008 में मोनाल की गणना कराई गई और 2008 तक राज्य में मोनालों की संख्या 919 थी। और यहाँ पर जो है मोनाल को, हिमालयन मोनाल को IUCN की लाल श्रेणी यानी कि रेड श्रृंखला में इसको शामिल किया जा चुका है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। हिमालय का मयूर किसे कहते हैं? आपने बताया मोनाल। मोनाल पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पीजेनस। निम्न में से मोनाल किस प्रजाति का पक्षी है? ये कौन सा हो जाएगा? बताओ जल्दी से। मोनाल किसका है? फासियानिडे। फासियानिडे। अब फासियानिडे है नहीं तो फिर क्या लगाएंगे? फेजेंट। क्या लगाएंगे? फेजेंट। आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि उत्तराखंड राज्य का पक्षी कौन सा है? उत्तराखंड का राज्य पक्षी क्या है? राज्य पक्षी है मोनाल। ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्न में मोनाल की प्रजातियां हैं तो ये इपेलस एमस्केलेटरी, ल्यूरी, ल्यूफोफोरस एंस। तो ये सारे के सारे इसकी क्या हैं? प्रजातियां हैं। ऑप्शन डी। इसके अलावा हिमालय क्षेत्रों में मोनाल पक्षी कितने मीटर तक की ऊंचाई वाले वनों में पाए जाते हैं? 2500 से लेकर के 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय प्रदेश में मोनाल पक्षी को क्या कहा जाता है? नीले गुरु कहा जाता है ना। और बुप कहाँ पे कहते हैं? बुप कहते हैं भूटान में। चामदोंग कहाँ पे कहते हैं? जल्दी से बताओ। इसे सिक्किम में कहते हैं। डंगन कहाँ पे कहते हैं? नेपाल में। मोनाल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो मोनाल सुनाल तो कहाँ कहते हैं? कश्मीर में मोनाल को सुनाल कहते हैं। अब मुनियाल या मोनाल, ऑप्शन सी। मोनाल पक्षी में प्रजनन क्रिया वर्ष में कितने बार होती है? तो इसमें जो प्रजनन होता है वो 2 बार होता है। ऑप्शन ए। मोनाल पक्षी का प्रिय भोजन क्या है? अब मोनाल पक्षी के प्रिय भोजन की बात करते हैं तो इसका प्रिय भोजन है आलू। राज्य में वन्यजीव संरक्षण बोर्ड ने सर्वप्रथम मोनाल पक्षी की गणना कब कराई थी? 2000। कब कराई थी? ऑप्शन बी, 2008 में। निम्न पक्षियों में से उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन सा है? फिर से क्वेश्चन, तो यहाँ पर हो जाएगा मोनाल हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मोनाल पक्षी घोंसला बनाता है। मैंने कहा ये घोंसला नहीं बनाता, बल्कि ये चट्टान या पेड़ के छेद में अंडे देता है। नर मोनाल के सिर पर मोर की भांति कलगी होती है। मोनाल सर्वाधिक मात्रा में केदार घाटी में मिलते हैं। दोनों ही सही है, ए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन पिकॉक को राज्य तितली कब घोषित किया? इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। आप फटाफट आंसर दो। 7 नवंबर 2016 में। हिमालयी क्षेत्रों में कॉमन पिकॉक कितनी फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं? आपको बताया था 7000 फीट। किस वर्ष लिम्का बुक में कॉमन पिकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब प्राप्त हुआ था? इसको प्राप्त हुआ था 1996 में। कॉमन पिकॉक का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो कॉमन पिकॉक का वैज्ञानिक नाम है पेपिलियो बाइनर। क्या है? पेपिलियो बाइनर। कॉमन पिकॉक का जीवन काल कितने दिन का होता है? इसका जो जीवन काल होता है वो होता है 30 से 35 दिन का। ऑप्शन सी। निम्न में से किस पेड़ पर कॉमन पिकॉक अंडे देती है और उसी की पत्तियों को खाती है?
आंसर हो जाएगा बी, टिमरू के पेड़ पर। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखो भाई, अब बात कर लेते हैं हम किसकी? राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष हमारा बुरांस है, राजकीय पक्षी हमारा मुनाल है, राजकीय वाद्य यंत्र हुड़का नहीं बल्कि हमारा ढोल है, और राजकीय पुष्प क्या है? ब्रह्म कमल है ना। और इसके अलावा राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु की बात करते हैं, कस्तूरी मृग हो जाएगा। और राजकीय खेल क्या है? फुटबॉल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखी। तो ये वाले क्वेश्चंस तो हो जाते हैं कंप्लीट। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ से जो भी रिसोर्सेज है मैंने पहले ही कहा है आप लोगों को देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। निम्न पक्षियों, प्रैक्टिस जितना होगा उतना अच्छा है। निम्न पक्षियों में से कौन उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? राज्य पक्षी है मोनाल, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर होगा। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जनपद में अवस्थित है? अस्कोट बताओ जल्दी से, अभी बताया था आप लोगों को, है ना, आपने आंसर भी बताया था। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य की हम बात कर रहे हैं, तो अस्कोट कहाँ पर होगा? पिथौरागढ़ में हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है? अभी हमारा राजकीय पक्षी तो मोनाल है, इस मोनाल का जो प्रिय भोजन होता है वो होता है आलू, ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कांचुला खर्क है। अब ये कांचुला खर्क क्या है? जल्दी बताइएगा, अभी बताया था। कांचुला खर्क क्या है? तो कांचुला खर्क चमोली में है, 1982 में गठित हुआ है, एक कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र है, ऑप्शन सी। राज्य पुष्प ब्रह्म कमल के उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजाति देखने को मिलती हैं। राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय क्या है? बताओ भाई, फूल लगने का समय होता है फरवरी से अप्रैल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि राज्य में कुल कितने जिले हैं? आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि राज्य के अंतर्गत जो है कितने जिले आते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 जिले हैं। क्या है? 13 जिले हैं। अब देखिए भाई, राज्य का हम पढ़ रहे हैं शासन प्रशासन की तरफ। तो आपको पता है संविधान का भाग 6, संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक राज्यों की शासन के संचालन से रिलेटेड प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुरूप राज्य में शासन प्रशासन की कौन सी प्रणाली लागू है? संसदात्मक कौन सी है? संसदात्मक प्रणाली लागू है, जिसमें 3 प्रमुख अंग होते हैं। आपके कौन कौन से हैं 3 प्रमुख अंग? यहाँ पे देखो, एक है कार्यपालिका, ठीक है। दूसरी कार्यपालिका में कौन आते हैं? राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, सचिवालय, विभाग और महाधिवक्ता आते हैं। दूसरा आता है विधानमंडल। अब विधानमंडल में राज्यपाल, विधान सभा, अगर कहीं पे विधान परिषद है तो वो, लेकिन हमारे यहाँ पे सिर्फ विधानसभा है, और विधानसभा प्लस राज्यपाल से विधानमंडल लेजिस्लेटिव डिवीज़न बनता है। थर्ड आती है न्यायपालिका। थर्ड क्या है? न्यायपालिका। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की, यानी कि कार्यपालिका की। किसकी बात करते हैं? कार्यपालिका। तो राज्यों की कार्यपालिका का संवैधानिक जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है ना। अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल अर्थात गवर्नर होगा, और इस गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। और राज्य कार्यपालिका में और तो एक राज्यपाल हो गया, उसके अलावा मंत्रिपरिषद, सचिवालय, कार्यकारी विभाग और महाधिवक्ता जो है वो इसमें आते हैं। जो मंत्रिपरिषद है वो राजनीतिक प्रमुख, जबकि सचिवालय प्रशासनिक प्रमुख होता है, और निदेशालय कार्यकारी विभाग में आते हैं। तो सबसे पहले गवर्नर की बात कर लेते हैं, राज्यपाल। तो राज्यपाल का उल्लेख कहाँ पर है? 153 कहता है अनुच्छेद कि राज्य का एक राज्यपाल होगा, और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और इसका जो कार्यकाल होता है वैसे 5 वर्ष होता है, लेकिन
ये राष्ट्रपति की इच्छा पे निर्भर है या उसके प्रसाद प्रयत्न, जब तक वो चाहेंगे तब तक वो वहाँ के राज्यपाल बने रहेंगे। इनकी राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? कम से कम मिनिमम 35 वर्ष तो आपकी होनी चाहिए। राज्यपाल अगर नहीं है, अनुपस्थित है या कोई विशेष परिस्थिति है तो ऐसे में जो भी हमारे हाई कोर्ट होगा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या कोई भी जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, वो राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करता है। आर्टिकल 159 कहता है राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेता है। तो मुख्य न्यायाधीश क्या करते हैं? वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं आर्टिकल 159 के तहत। और वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है? 2.5 लाख रुपए। एक राज्यपाल जो होता है, जैसे वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी हैं, तो ये एक से या तो उत्तराखंड के तो हैं ही, अगर राष्ट्रपति चाहते हैं कि वो यूपी का भी कार्यभार संभाल तो वो वहाँ के भी बन सकते हैं। यानी कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। आर्टिकल 164 के तहत राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। यहाँ से क्वेश्चन उठ रहा है जीएस का कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। किस आर्टिकल के तहत? 164 के तहत। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और राज्य निर्वाचन आयुक्त के सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि राज्य का महाधिवक्ता हो, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य हो या राज्य निर्वाचन आयुक्त के सदस्य हो, उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। लेकिन किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श पर अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों का देखना, जो जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया होगा वहाँ की मार्कशीट में विश्वविद्यालय, हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका जो कुलाधिपति होता है वो राज्यपाल होता है। ठीक है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। उत्तराखंड के है ना, उत्तराखंड में सबसे कम समय तक जो राज्यपाल रहे हैं वो कौन है? BL जोशी, यानी कि बनवारी लाल जोशी। उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? जो कि चौथी थी, मार्गरेट अल्वा। दूसरी राज्यपाल बनी है बेबी रानी मौर्य, जो कि 7वीं थी। पहली कौन थी? पहली थी मार्गरेट अल्वा महिला में, लेकिन नंबर इनका था चौथा। उनसे पहले सुरजीत सिंह बरनाला, सुदर्शन अग्रवाल, बनवारी लाल जोशी, फिर मार्गरेट अल्वा, फिर इसके बाद डॉक्टर अजीज कुरैशी, डॉक्टर कृष्णकांत पॉल, 7वें बेबी रानी मौर्य और 8वें लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। ठीक है। और राज्य के पहले राज्यपाल जो कि मुख्यमंत्री भी रहे हैं पंजाब के, वो हैं सुरजीत सिंह। कौन है? सुरजीत सिंह बरनाला। राज्य के पहले राज्यपाल कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला। पंजाब के मुख्यमंत्री भी ये रहे हैं। तो ये तो हो गए हैं इनके बारे में। अब इसी राज्य की कार्यपालिका में हम वहीं आ रहे हैं, हम विधानसभा तक ही जाएंगे। अब जो शुरू करा है तो पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। अब देखो भाई, मंत्रिपरिषद क्या होती है? आर्टिकल 164 के तहत राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो राज्य मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है राज्य मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या कुल सदस्यों का कितना? 15%। लेकिन मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं हो सकती है, ये क्लियर बोला गया। ठीक है। सचिवालय पे आते हैं। तो राज्य की वास्तविक कार्यपालिका के सदस्य जनप्रतिनिधि होते हैं, लेकिन इनकी प्रशासनिक सहायता और परामर्श के लिए एक राज्य सचिवालय प्रशासनिक निकाय की तरह काम करता है, जिसका प्रमुख वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होता है मुख्य सचिव। उत्तराखंड सचिवालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया, जबकि मीडिया सेंटर का नाम बद्रीदत्त पांडे जी के नाम पर रखा गया है। कार्यकारी विभाग भी हमारे इसी राज्य की कार्यपालिका में आते हैं। राज्य, अब मुझे आप बताइए कि वर्तमान मुख्य सचिव उत्तराखंड के कौन है? कमेंट करके बताइए जितना बोला जाए, क्योंकि याद रहता है। जिला विभाग भी होते हैं, जैसे राज्य प्रशासन में मंत्रिपरिषद सचिवालय के बाद तीसरा आता है कार्यकारी विभाग।
जिसके कार्यालय को निदेशालय कहते हैं, जो राज्य सचिवालय के अधीन होते हैं। राज्य सचिवालय का कार्य नीति निर्माण का होता है, जबकि निदेशालय नीति क्रियान्वयन से रिलेटेड। देखो, राज्य के सचिवालय जो कार्य हैं उनका निर्माण करते हैं, लेकिन नीति कौन बनाता है, नीतियों को क्रियान्वयन कौन कर रहा है, निदेशालय। प्रशासन स्तर के विकास प्रशासन में सबसे ऊपर राज्य स्तर, उसके बाद जिला स्तर, फिर ब्लॉक स्तर, ये सारे। और राज्य गठन से पहले ये क्षेत्र 49 तहसीलों में बटा था, जिसमें 2004 में एक साथ 29 तहसीलों का गठन भी किया गया। फिर इसी में आता है महाधिवक्ता। अब आप मुझे जल्दी बताइए कि वर्तमान महाधिवक्ता उत्तराखंड के कौन है। आर्टिकल 165 के तहत राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, जो राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। महाधिवक्ता राज्य के राज्यपाल जब तक चाहेंगे तब तक वो पद पर बना रहेगा। राज्यपाल महाधिवक्ता कौन बनता है, ऐसा व्यक्ति जो 10 वर्ष या उससे अधिक समय तक न्यायिक कार्य से जुड़ा हो या 10 वर्ष से उच्च न्यायालय अधिवक्ता का काम किया हो, वो महाधिवक्ता नियुक्त हो सकता है। महाधिवक्ता राज्य सरकार को विधि संबंधित विषयों पर सलाह देता है, और महाधिवक्ता राज्य विधानसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, सदन में बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, सदन में बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है, तो वो है महाधिवक्ता। अब आप मुझे बताइए कि वर्तमान महाधिवक्ता कौन है। अब आते हैं, आपने कार्यपालिका को पढ़ा, लेजिस्लेचर पढ़ लेते। एग्जीक्यूटिव को आपने, एग्जीक्यूटिव में ये सारी चीज़ें आती हैं। अब पढ़ते हैं हम विधानमंडल, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में ये आपके 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, राज्यपाल प्लस विधानसभा प्लस विधान परिषद। 6 राज्यों में हमारे विधान परिषद है, हमारे उत्तराखंड उसमें नहीं है, तो हमारे यहाँ पे विधानमंडल में राज्यपाल प्लस विधानसभा रहती है ना। 2 अंग होते हैं उत्तराखंड राज्य विधानमंडल के, राज्यपाल और विधानसभा। संविधान के अनुच्छेद 168 में विधानमंडल के गठन का प्रावधान है। किसका? विधानमंडल के गठन का प्रावधान है। 170 के तहत विधानसभा का गठन का प्रावधान है। राज्य विधानसभा के गठन का विधान है 170 में। इसके अलावा किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 500, और न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 60। ये क्वेश्चन पूछे जाते। और राज्य विधानसभाओं में सदस्यों का आवंटन 2026 तक, है ना। 1971 की जनगणना किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया जाएगा? 1971 की जनगणना के आधार पर ही इन सीटों का आवंटन, सदस्यों का आवंटन हुआ है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा का कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष का होता है। विधानसभा बैठक की गणपूर्ति में कम से कम 1/10 सदस्यों का होना आवश्यक है, जरूरी है। ये संख्या किसी भी परिस्थिति में कम नहीं होनी चाहिए। विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना आवश्यक है? 2 बार। और 2 सत्रों के बीच का समय, है ना, कितने माह का अंतराल नहीं, मतलब अधिक नहीं होना चाहिए, 6 माह का अंतराल होना चाहिए, 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 178 के तहत विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनते हैं। जैसे विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, नहीं होते, तो यहाँ पर 178 में प्रावधान है संविधान में कि विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनेंगे। तो उत्तराखंड में जो टोटल विधानसभा है, हमारी जो विधानसभा है वो 70 विधायकों से मिलकर बनी है, यानी कि आपका 70 विधानसभा सीट है। अब यहाँ पे 70 + 1 पहले एंग्लो इंडियन होता था, लेकिन इसको हमारा 104वां संविधान संशोधन 2019 में जो आया और जो कि आपका 2020 में लागू हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जो एक एंग्लो इंडियन विधानसभाओं में और 2 आपके लोकसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता था, इनको समाप्त कर दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग अब हमारे यहाँ पर मात्र क्या है, 70 विधानसभा सीट वो भी निर्वाचित होते हैं, जिसमें से 15 सीटें हमारी जो हैं किसके लिए, 15 सीटें आरक्षित हैं,
जिसमें से 13 सीट जो हैं वो SC यानी कि अनुसूचित जाति को जाते हैं और 2 सीट यहाँ पर हमारी ST यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। समझिएगा, 70 में से भी 15 रिजर्व में है, 15 में से भी 13 तो हैं SC के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, और 2 हैं ST के लिए। अब जो ST वाले हैं ना, इसमें आपने और भी चीज़ें आ रहे, इसमें एक तो नानकमत्ता उधम सिंह नगर और दूसरा हो जाता है चक्राता जो कि देहरादून में। तो ये 2 सीटें हैं ST के लिए। राज्य गठन से पहले विधानसभा में कुल कितनी सीटें थीं? राज्य, जब तक हमारा राज्य गठित नहीं हुआ था, 22 विधानसभा और 9 विधान परिषद की सीटें हुआ करती थी यहाँ से राज्य गठन से पहले, और वर्तमान में 70 हैं सिर्फ विधानसभा, विधान परिषद अब नहीं है। उत्तराखंड में पहला परिसीमन कब हुआ? तो उत्तराखंड में जो पहला परिसीमन हुआ था वो हुआ था कब? 5 नवंबर 2001 को। उसके बाद सीटें 70 हो जाती हैं। 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया। 2006 में जज कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन हुआ था, जिसे फरवरी 2008 में प्रस्तुत किया गया। 2006 के परिसीमन के बाद पर्वतीय क्षेत्र की 6 विधानसभा सीटें समाप्त हो गईं, जो कि पौड़ी की धूमाकोट, थलीसैंण, चमोली की नंदप्रयाग, अल्मोड़ा की भिकियासैंण, पिथौरागढ़ की कन्याली छीना और बागेश्वर की कांडा ये थी। और 2006 के परिसीमन के बाद 6 विधानसभा सीट मैदानी क्षेत्र में सृजित हुई। देहरादून की रायपुर, नैनीताल की लाल कुआं, US नगर उधम सिंह नगर की किच्छौ नानकमत्ता, हरिद्वार की BAHEL और हरिद्वार ग्रामीण शामिल था। इसी परिसीमन के आधार पर 2012 के विधानसभा चुनाव हुए थे, ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। चलो भाई, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे की चीज़ों पे। सो क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि कौन सी सीट अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के लिए आरक्षित है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, ऑप्शन हो जाएगा B, चक्राता विधानसभा सीट, और दूसरी है हमारी नानकमत्ता US नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं। जी सही। राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है। हमारे यहाँ पर द्विसदनीय नहीं है बल्कि एक सदनीय है, केवल एक सदन यहाँ पर है विधानसभा। तो ऐसे में हमारा जो A है वो सही है, लेकिन R गलत हो जाएगा। द्विसदनीय नहीं बल्कि एक सदन है हमारे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है राज्य का सबसे पश्चिमी जिला। अब भाई यहाँ पे थोड़ा सा ज्योग्राफी से क्वेश्चन भी दे दिए। तो राज्य का पश्चिमी जिला की हम बात करते हैं तो हमारा ज्योग्राफी वाला चैप्टर हम अलग से पढ़ेंगे। सो पश्चिमी जिले में हमारा फिर देहरादून आता है। उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। अब यहाँ पे ना एक सीक्वेंस नहीं है तो फिर ये डिस्टर्ब करता है। चलिए क्वेश्चन करेंगे। तो उत्तरांचल में ग्राम सभा की स्थापना की जाती, एक ग्राम सभा की जो स्थापना होती है वो कौन करते हैं? तो ग्राम सभा की स्थापना जो है वो कौन करते हैं? राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, ऑप्शन डी। अब देखो राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है। अब देखो इस क्वेश्चन ये 2003 का है तो इसके अकॉर्डिंग तो 8 आंसर होगा, है ना। इसके अकॉर्डिंग 8 आंसर होगा, लेकिन हमारे यहाँ पर मैं ऑप्शन चेंज कर रही हूँ। अब वर्तमान में क्या पूछेगा? राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है? भाई हमारे यहाँ पर अब हो गए हैं 11। कौन से? श्रीनगर ये 9th है जो 2021 में जुड़ा। 2024 में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जुड़ करके 11 हो गए, ऑप्शन डी। फिर यहाँ पे मैंने एक नया बना दिया है, दोबारा बोल रही हूँ, 11 ऑप्शन कर दिया है। ऑप्शन अब आपका ये वाला करेक्ट होगा। अब यहाँ पर उत्तरांचल के किसी नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? अब हमारे उत्तराखंड के जो नगर निगम होगा उसका प्रमुख कौन होता है, ये आपसे पूछा गया है, बताइए जल्दी से। सो उत्तराखंड के नगर निगमों का जो प्रमुख होगा वो नियुक्त होता है, निर्वाचित होता है, क्या होता है वो आपसे पूछे तो ये स्थानीय जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। देखो भाई नगर निकाय प्रणाली अगर मैं बात करती हूँ तो राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत 1916 में संयुक्त प्रांत टाउन एशिया अवधि 1916 के तहत हुई।
1993 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा इन निकायों को संवैधानिक दर्जा मिला और 1994 में निकायों के लिए नया अधिनियम पास किया गया था। ठीक है, और राज्य गठन के बाद नगर स्वायत्त शासन बहुत थोड़े बहुत संशोधनों के साथ पहले वाले कानून के अनुसार चल रहे हैं और प्रदेश में त्रिस्तरीय नगर स्वायत्त शासन की व्यवस्था है। नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत जो है राज्य में नगर निगम परिषद का गठन उन नगरों में की जाती है। राज्य में नगर निगम परिषद जो होते हैं, निगम परिषदों का गठन उन नगरों में किया जाता है जिनकी संख्या मैदान में 1 लाख व पहाड़ में 90,000 या उससे अधिक होती है। नगर निगमों की रचना एक नगर प्रमुख जैसे महापौर, डिप्टी मेयर और सभासद या पार्षदों से होती है। जैसे कि अभी इलेक्शन भी होने वाले हैं। नगर प्रमुख और सभासदों का चुनाव 5 वर्ष की प्रत्यक्ष रीति से होता है, जबकि डिप्टी महापौर का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रीति से होता है। ठीक, तो इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का सी, जनता के द्वारा ये निर्वाचित होते हैं। नगर पालिका परिषद जिन नगरों की जनसंख्या मैदान में 50,000 से 1 लाख तक है व पहाड़ में 90,000 तक है, वहाँ नगर पालिका परिषदों की यानी कि उनका निर्माण होता है। नगर पालिका परिषद की रचना पालिका अध्यक्ष सभासदों से होती है, जिनका प्रत्येक 5 वर्ष में प्रत्यक्ष रीति से चुनाव होता है। जनता मतलब जनता डायरेक्ट चुनती है। राज्य में अब आप कमेंट कीजिएगा कुल नगर पालिका परिषदें कितनी हैं, जल्दी से आप कमेंट कीजिए। नगर पंचायत जिन नगर या कस्बों की संख्या 5,000 या 50,000 तक होती है, वहाँ नगर पंचायतों का गठन होता है ना। और ये भी प्रत्यक्ष रीति से होता है, यानी कि डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं नगर पंचायत में भी, है ना। तो 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। अब आप मुझे बताइए कि राज्य में कुल कितनी नगर पंचायतें हैं, कुल कितनी नगर पालिकाएं हैं। नगर निगम मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो आप ये जरूर बताएं। बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री 3 नगर पंचायतों में चुनाव नहीं होते हैं, बल्कि मनोनीत पंचायतें हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग कौन सा है? तो ये जो आयोग बनाया गया था वो है बनर्जी आयोग। कौन सा है? बनर्जी आयोग है कि दीक्षित आयोग? दीक्षित आयोग यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? दीक्षित आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। जो राज्य कार्यपालिका है उसका वास्तविक प्रधान कौन होगा? आपको पता है, जैसे हमारे सेंटर में बात करते हैं, राज्य की जो कार्यपालिका है उसका वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। वैसे ही राज्य का क्या होता है? नाम मात्र का राष्ट्रपति होता है। ऐसे ही नाम मात्र का राज्य में कौन हो जाएगा? राज्यपाल। और वास्तविक कौन हो जाता है? मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत 36 आरक्षण का प्रावधान है? महिलाओं के लिए आरक्षण की यहाँ पे बात हो गई है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन। जल्दी से बताओ, क्वेश्चन नंबर 16 30, 20 या फिर कितना है? तो सभी प्रकार की जो सेवाएं हैं उसमें जो प्रतिशत है वो है ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, 30%। उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? बताइएगा। हमारा उत्तराखंड राज्य का मैंने आपको बताया है 27वां राज्य, हिमालय में 11 है। राज्य उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? चलो बताओ भाई। राज्य में हमारा जो हाई कोर्ट है वहाँ पर मुख्य न्यायाधीशों सहित कुल संख्या कितनी है? और जल्दी कमेंट ये करो कि हाल ही में उत्तराखंड के जो नए मुख्य न्यायाधीश घोषित हुए हैं वो कौन बने हैं। तो देखो भाई, यहाँ पे पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूँ। देखो, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 11। ठीक है ना। सुनो, अब यहाँ पे देखो, हम बात करते हैं उत्तराखंड उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। अनुच्छेद 216 के अकॉर्डिंग प्रत्येक उच्च न्यायालय में क्या होता है? एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीशों को राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार नियुक्त करेगा। 217 कहता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति, राज्यपाल की व उच्च
उच्चतम न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की परामर्श। सुनो, मैं यहाँ पे दोबारा कंफ्यूज मत होना। अनुच्छेद 217 कहता है कि हाईकोर्ट जो होगा उसका जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन किसकी सलाह पर? राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल और उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर। और 216 के अकॉर्डिंग जो अन्य न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति राज्यपाल की सलाह पर की जाएगी। ठीक है। उच्च न्यायालय है ना, यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन राज्य की कहाँ से देय होता है? संचित निधि पर भारित होता है, जबकि जो पेंशन भत्ता होता है वो भी भारत की संचित निधि पर ही भारित होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने, देखो यहाँ पर फिर कंफ्यूज हो रहा है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन राज्य की संचित निधि से, वेतन तो मिलेगा राज्य की संचित निधि से, जो पेंशन भत्ता होगा वो होगा भारत की संचित निधि से। ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए आपके 10 वर्षों तक क्या होना चाहिए? न्यायिक क्षेत्र से जुड़ा होना चाहिए और 62 वर्ष तक आपने पद धारण करते हैं। ठीक है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण किस में आता है? न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता के अधीन आता है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है ना। और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है वो देश के 20वें उच्च न्यायालय बना था। मतलब 9 नवंबर 2000 को देश के 20वें उच्च न्यायालय का गठन नैनीताल में हुआ था। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के सृजन के समय न्यायाधीशों की संख्या थी 7। 2003 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर कर दी 9 और वर्तमान में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में 9 स्थायी न्यायाधीश, 2 अतिरिक्त न्यायाधीशों का 9 और 2 कितने हो गए? 11। तो आंसर हो जाएगा आपका 11। उत्तराखंड उच्च न्यायालय भवन के बारे में कुछ और चीज़ें जान लो, जैसे कि नैनीताल राजभवन की नींव 27 अप्रैल 1897 में पड़ी थी और 1900 को कार्यपूर्ण हुआ, जिसका नाम गवर्नमेंट हाउस रखा गया। और नैनीताल राजभवन का निर्माण सर संटोनी मैकडोनाल्ड ने कराया था। नैनीताल राजभवन इंग्लैंड के बर्मिंघम पैलेस के तर्ज पर बनाया गया था और इसके डिज़ाइन का जो श्रेय जाता है वो स्टीवंस को जाता है। ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है? अब देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है ना वो परीक्षा वाणी के है, मैं क्लियर बोल देती हूँ, लेकिन इसमें एक चैप्टर वाइज का जो सीक्वेंस है सारी चीज़ें एक साथ मिक्स की गई हैं। तो निम्न में कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है? गढ़वाल में 7 हमारे जिले आते हैं और कुमाऊं में 6 आते हैं, बागेश्वर कुमाऊं में आता है। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री की बात हो रही है, सो जल्दी से आंसर दीजिएगा कि उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन है? नित्यानंद स्वामी जी उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। अब देखो, मैं यहाँ पे कुछ और चीज़ें बताती हूँ आपको। क्या? उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के तहत उत्तरांचल की अंतरिम विधानसभा हेतु 31 विधायकों की व्यवस्था थी, जिसमें 22 सदस्य विधानसभा के, 9 विधान परिषद के थे। अंतरिम विधानसभा के गठन से, है ना, पूर्व विधान परिषद के 9 सदस्यों में से एक का कार्यकाल समाप्त हो गया था। तो जिस कारण अंतरिम जो विधानसभा था उसका गठन कितने 31 में से एक माइनस कर दो 30 विधायकों से किया गया। तो ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं आगामी एग्जाम में। 9 नवंबर 2000 को नित्यानंद स्वामी उत्तरांचल अर्थात हमारे वर्तमान उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। ये थे अंतरिम विधानसभा के, ध्यान रखिएगा, है ना, जो कि आपकी अंतरिम थी, जिसमें मुख्यमंत्री सहित 9 कैबिनेट मंत्री, 4 राज्य मंत्री बनाए गए थे। अंतरिम विधानसभा में भाजपा के 23 विधायक थे। 29 अक्टूबर 2001 को भगत सिंह कोश्यारी जो है राज्य में अंतरिम सरकार के दूसरे मुख्यमंत्री बने, जो 2 मार्च 2002 तक पद पर बने रहे। भगत सिंह कोश्यारी मात्र 123 दिन जो है मुख्यमंत्री के पद पर रहे। अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश पंत। कौन थे? प्रकाश पंत। जबकि प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? प्रथम प्रोटेम स्पीकर की बात हो रही है तो काजी मोहिउद्दीन। अंतरिम विधानसभा का पहला सत्र कब चला? 9 जनवरी 2001 से शुरू हुआ।
उसके बाद फिर होते हैं इलेक्शन, और प्रथम निर्वाचित विधानसभा, राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव 14 फरवरी 2002 को हुआ और 54.34% मतदान हुआ। कांग्रेस ने 36 सीटें और भाजपा 19 सीटें जीती एवं उक्रांत ने 4 सीटें जीती। तो 2 मार्च 2002 को नारायण दत्त तिवारी राज्य के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने जो रामनगर विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे। तो आप लोग ये जरूर ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अगर पूछता है तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी थे, लेकिन प्रथम निर्वाचित पूछेगा तो प्रथम निर्वाचित जो चुन करके जो इलेक्शन के थ्रू गए थे वो थे श्री नारायण दत्त तिवारी। ठीक है, कौन थे? श्री नारायण दत्त तिवारी। वैसे नारायण दत्त तिवारी जी का स्थान है तीसरा, नित्यानंद स्वामी, उसके बाद भगत सिंह कोश्यारी दूसरे थे, तीसरे नारायण दत्त तिवारी थे, फिर चौथे भुवन चंद्र खंडूरी, पांचवें रमेश पोखरियाल निशंक, छठे भुवन चंद्र खंडूरी, विजय बहुगुणा, आठवें हरीश रावत, नवें त्रिवेंद्र सिंह रावत, 10वें तीरथ सिंह रावत, 11 थे पुष्कर सिंह धामी, 12th भी पुष्कर सिंह धामी है ना। तो ये तो हो गई भाई, एक मैंने आपको सीक्वेंस बताया। लेकिन नित्यानंद स्वामी ये अंतरिम सरकार जब हमारी बनी थी विधानसभा उस समय बने थे, निर्वाचित नहीं थे। तो पहले निर्वाचित नारायण दत्त तिवारी हैं। ठीक है, अभी तक सभी मुख्यमंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है, जरूर बताइएगा। ठीक है, उसके बाद तीरथ सिंह रावत जो हैं ये सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। तो यह आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे कम समय तक कौन बने रहे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी आएंगे। अब जो हमारी पहली निर्वाचित विधानसभा थी, है ना, उसमें इसमें जो है 2 मार्च 2002 को नारायण दत्त तिवारी राज्य के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बनते हैं। कहाँ से थे, कौन सी सीट से चुनाव जीता था इन्होंने? रामनगर से। नारायण दत्त तिवारी 1832 दिनों तक मुख्यमंत्री, 1832 दिन तक मुख्यमंत्री पद पर रहे। नारायण दत्त तिवारी के पहले मंत्रिमंडल में 16 सदस्य, लेकिन संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग केंद्र और राज्य में मंत्रिमंडल का आकार तय करने के बाद 5 मंत्री पद से हटाए गए थे। पहली विधानसभा में केवल 4 महिला प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी। और प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे यशपाल आर्य, और अंतरिम के कौन थे? हमारे प्रकाश पंत। और 2002 में उत्तराखंड विधानसभा ने प्रथम मनोनीत और एंग्लो इंडियन सदस्य किसको चुना था? रसेल वेलेटाइन गार्डनर को चुना था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा है। तो आरक्षण की सीमा क्या है भाई? तो यहाँ पर है 50%। 21 का क्या हो जाएगा? 21 का ऑप्शन डी 50%। मोनाल पक्षी के ऊंचाई तक आपको देखने को मिलते हैं, आपको बताया था मोनाल पक्षी की यहाँ पर बात हो रही है। 22 का ऑप्शन हो जाएगा डी, 8000 से 20000 फीट की ऊंचाई पर आपको देखने को मिलता है। और वहीं आपसे अगर मीटर में पूछेगा तो फिर मीटर में 2500 से लेकर 5000 मीटर की ऊंचाई पर। ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? तो ब्रह्म कमल जो चढ़ाया जाता है भगवान शिव को। 2011 में सृजित नया विभाग है। 2011 में जो नया विभाग गठित हुआ था वो है सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन और जनसेवा। राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन है? तो जल्दी से बताइएगा। राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष की बात कर रहे हैं, और पहली उपाध्यक्ष यहाँ पे हैं 25th ऑप्शन ए विजया बर्थवाल। कौन है? विजया बर्थवाल। आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 26। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है? द्वितीय राजभाषा आपको बताया था। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 26, एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन
संस्कृत हो जाएगा। सेकंड क्या है? संस्कृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 27। सूचियों को आपने बताना है। विकास खंड और जिले आपके दिए गए हैं, तो मिलाइएगा विकास खंड और जिले। तो देखिएगा यहाँ पर हवाला बाग की बात करते हैं तो ये अल्मोड़ा में है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन सी एलिमिनेट। डोंडा की बात करते हैं तो ये उत्तरकाशी में है। ओखला कांटा की बात करते हैं तो ओखला कांटा आपका कहाँ पर है? नैनीताल में है। और खानापुर की बात करते हैं तो ये हरिद्वार का है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 28। उत्तराखंड के सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी इन्होंने दे रखे हैं। सो करेक्ट आंसर 28 का ऑप्शन हो जाएगा बी, चमोली और चंपावत। क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य के निम्न जनपदों में सही है चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी और नैनीताल। ऑप्शन हो जाएगा सी। राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी जो सीटें हैं वो एससी के लिए रिजर्व हैं। अब लोकसभा सीटों की यहाँ पे बात हो रही है, तो लोकसभा सीटों में कितनी जो हैं अब वो एससी के लिए रिजर्व की गई हैं। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। सो ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन है 1 सीट है। लोकसभा, देखो आपको पता है उत्तराखंड राज्य में अगर राज्यसभा सीटों की बात करते हैं तो राज्यसभा की 3 है, विधानसभा की 70 है और लोकसभा की 5 है। और यहाँ पर ठीक है ना, चलेगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राज्य सेवा में एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण प्रदान किया गया है कितना प्रतिशत? रिजर्वेशन की बात हो रही है। सो 31 एंड करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए 19%, 4% और 14%। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सेवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण प्रदान किया गया है कितना? सो इसका करेक्ट आंसर होगा 2% एंड 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में भूतपूर्व सैनिकों व खिलाड़ियों को आरक्षण दिया गया। भूतपूर्व सैनिकों को कितना मिला है? 5% और खिलाड़ियों को मिला है 4%। रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर जिले सृजित किए गए थे। तो हमारे जो रुद्रप्रयाग और ये जो आपका चंपावत, बागेश्वर हैं, इनको कब बनाया गया था, कब इनका निर्माण किया गया था, यही आपसे पूछा गया है। तो एक बार जल्दी से बताइएगा। चंपावत, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर। 15 सितंबर 1997 को चंपावत और बागेश्वर का गठन हुआ। 16 सितंबर 1997 को रुद्रप्रयाग। तो 97 ये तीनों का ही सेम है। ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। किस जिले में सर्वाधिक गांव हैं? 35th का आंसर देंगे आप लोग। ऑप्शन डी यहाँ पर पौड़ी। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? आपसे पूछा गया है। सो गढ़वाल मंडल का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यहाँ पर पौड़ी। राज्य में प्रथम निर्वाचित विधानसभा का गठन किया गया था। प्रथम निर्वाचित का 2002 में गठन हुआ था। पहली निर्वाचित जो विधानसभा थी उसका गठन कब हुआ था? 2002 में। निम्न तहसीलों में कौन सम्मिलित नहीं है? सो 38 मोरी चमोली में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न जिलों व ब्लॉकों में सम्मिलित नहीं है। सो हरिद्वार, गरुड़ ये वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? इनमें से सर्वाधिक क्षेत्रफल पूछा है तो सर्वाधिक में हरिद्वार का ज़्यादा है। नेक्स्ट आता है निम्न में उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आपको बताया था पहली महिला राज्यपाल की बात हो रही है, श्रीमती मार्गरेट अल्वा। राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसको देता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देगा? राज्य के राज्यपाल को। 42 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको मैं बता चुकी हूँ। उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम हो सकते हैं 12, परसेंटेज वाइज 15। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं। अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 2 हैं। उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? इसमें बीच बीच में सिंबल्स हैं इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कवर किया, बाकी प्रशासनिक वाला मैं अलग से आपको कराऊंगी। सो 45 का ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्म कमल हमारा क्या है? राजकीय पुष्प है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 46। क्या है? देखो 46
क्वेश्चन नंबर 46, उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? ऑप्शन डी अशोकांत सरन। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ था, ये आपको बताया है। 47, ऑप्शन ए 1 जनवरी 2007। मोनाल किस राज्य का राजकीय पक्षी है? मोनाल। 48, देखो ये हिमाचल प्रदेश का भी है और उत्तराखंड। ऑप्शन डी। उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? उत्तराखंड के पहले राज्यपाल की हम बात करें तो वो हैं सुरजीत सिंह बरनाला। उत्तराखंड में कितने विकास खंड हैं? जल्दी से बताइएगा। 95 विकास खंड। उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल क्या है? फुटबॉल। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? सत्य नहीं है तो यहाँ पर राज्य खेल बैडमिंटन नहीं, फुटबॉल है। उत्तराखंड से लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 5 लोकसभा सीटें हैं। उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? राज्यसभा के लिए 3 हैं। उत्तराखंड का मान्य उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो ये आपका है भाई, ऑप्शन हो जाएगा सी, नैनीताल। कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है। और 56 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी, ऑप्शन सही होगा 4, है ना। तो 4 जिले हमारे हैं। उत्तराखंड के पहले मुख्य सचिव कौन थे? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अजय विक्रम सिंह। नेक्स्ट है, कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं? ऑप्शन हो जाएगा सी। राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? आर्टिकल 165 के अकॉर्डिंग। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, राज्य के राज्यपाल। उत्तराखंड में नगर निगमों का मेयर का चुनाव कौन करता है? तो नगर निगमों का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता 5 वर्ष के लिए। कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ है? कौशिक कमेटी का गठन वर्ष 1994 में गठन हुआ। राज्य मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्री हो सकते हैं कितने? 12। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो उत्तराखंड में जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था वो कब हुआ था? जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 63। ऑप्शन ए 27 मार्च 2016। उत्तराखंड के छठे राज्यपाल कौन थे? छठे राज्यपाल श्री डॉक्टर कृष्णकांत पाल। राज्य की पहली निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? देखो अंतरिम के तो प्रकाश पंत थे, है ना, और जो निर्वाचित थे वो थे यशपाल आर्य। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? से। किस वर्ष नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, 1962 में बनाया गया था। देखिएगा ये मैं आप लोगों को अलग से चैप्टर भी कराऊंगी। फिलहाल यहाँ पे बीच बीच में इन्होंने सिंबल्स दे रखे हैं और आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है, तो इसके लिए मैंने क्वेश्चंस को लिया हुआ है ना। सो किस वर्ष जो है आपका यहाँ पे बता दिया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1962 में। कब हो जाएगा? 1962, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है 67। क्या है निम्न में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति? 2 ही सीटें हैं एसटी के लिए, नानकमत्ता और चक्राता। ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है? 68, ऑप्शन सी बुरांस हमारा राजकीय वृक्ष है। उत्तराखंड राज्य जो है वो किस तिथि को अस्तित्व में आया है? 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। ऑप्शन हो जाएगा ए। अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड की कुल कितनी सीटें थीं? विधानसभा की 22 थी, विधान परिषद की 9 थी, है ना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है? नानकमत्ता। उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षरित किया गया था? तो जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा 1 अगस्त 2000 को तत्कालीन राष्ट्रपति कोचेरिल रमन नारायणन ने जो है 1 अगस्त 2000 को इस पर हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद ही 9 नवंबर 2000 को जो है वो अस्तित्व में आया था, ठीक है। और प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? अटल बिहारी वाजपेयी जी। एनडीए की सरकार थी, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, और
ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ 21 दिसंबर 2006 को उत्तरांचल यानी कि नाम परिवर्तन अधिनियम आता है 2006 के बाद, मतलब 1 जनवरी 2007 से इसका नाम क्या कर दिया गया था, उत्तराखंड कर दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आप लोगों ने करना है। राष्ट्रपति कौन थे, KR नारायणन यानी कि कोचेरिल रमन नारायण, जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे 1 अगस्त 2000 को, और प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। निम्न में से किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार कर दिया था? तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार किया था, वो कौन सी कमेटी थी? आप लोगों ने पढ़ा है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 73 का ऑप्शन सी, दीक्षित आयोग। कौन है? दीक्षित आयोग। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में निम्न में से कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया है? तो ये है 30%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना घाटी में स्वैच्छिक चकबंदी का प्रणेता कौन था? स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत, ऑप्शन डी। निम्न में से किस स्थान पर उत्तराखंड जुडिशियल और लीगल अकादमी अवस्थित है? तो ये है भवाली में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कौन सा कर ग्राम पंचायत के द्वारा लिया जाता है? स्थानीय मेलों पर जो कर होता है वो। उत्तराखंड के पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण को 50% जो है ये कब बढ़ाया गया था? तो पंचायतों में महिलाओं के लिए जो है जो रिजर्वेशन है वो 2008 में संशोधित करके ये बनाया गया था, 33 से बढ़ाकर 50, ऑप्शन हो जाएगा 2008। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए वक्तव्यों को उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकाय में 3 प्रकार की संस्थाएं सम्मिलित हैं। जी हाँ, यहाँ पर सम्मिलित हैं, ये सही है। श्रीनगर उत्तराखंड के विशुद्ध पर्वतीय क्षेत्र, भाई ये शुद्ध वाला है, मतलब कंप्लीटली एकमात्र एक तरीके से हमारा आता है। तो फिर यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आप लोगों का, जल्दी से बताइएगा। 79 में ए तो सही है, लेकिन आर क्या है, सही नहीं है, इसीलिए ऑप्शन सी। एंड द लास्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित किया जाने वाला पहला नगर निगम हमारा जो है वो है श्रीनगर, 2021 में ये बना था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। आई होप सो ये वाला मैंने प्रशासन वाला मैं आपको कराऊंगी अलग से, है ना, लेकिन जो हमारी परीक्षा वाणी जो मेन रिसोर्सेज है उसमें ये मिक्स क्वेश्चन दे रखे थे, बीच बीच में कहीं ना कहीं सिंबल से क्वेश्चन थे, तो मैंने आपको यहाँ पे कराए हैं। बाकी रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, उनसे भी मैं आपको क्वेश्चन जल्दी कराऊंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्रैक्टिस के लिए आप जितना बोलेंगे उत्तराखंड उतना हो जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप मुझे बता सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, गुड नाइट। एंड कल जिनका एग्ज़ाम है, पेपर अगर आप में से कोई प्रोवाइड करा सकता है तो टेलीग्राम पे पेपर होने के बाद आप मुझे PDF बना के भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।